आइए इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे सेंटअप एग्ज़ाम जो नवंबर में होने वाले हैं। आपको 20 तारीख का साइंस का पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उससे रिलेटिव सभी साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप हमारे चैनल को अगर आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि इसके पहले भी जो एग्ज़ाम हुए थे, फाइनली छमाही हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसमें सभी के सभी क्वेश्चन मैच कर गए थे। और ये आपको जो सेंटअप एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें साइंस का हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जो आपको पूरी की पूरी तरीके से मैच कर जाएंगे। तो आप 10 क्लास का विद्यार्थी हैं, हमारे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और एग्ज़ाम में पूरा बना करके आइएगा। तो चलिए फटाफट से क्लियर करते हैं। आप लोग बने रहेंगे अगर 10 क्लास के विद्यार्थी हैं तो। और हम बता दें कि यहाँ पर लगातार हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं और जल्द ही लाइव क्लास आपके बीच में शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए और आंसर पता है फटाफट से कमेंट कीजिए। देखिए कैसे क्लियर होने वाला है। आंसर आपको कमेंट करने हैं। क्या है कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ध्यान देंगे, कोयला है, लकड़ी है, प्राकृतिक गैस है या सभी है। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत। तो कोयला जलने से अनेक प्रकार की गैसें निकलती है जहरीली, ये नहीं है। लकड़ी से भी गैसें निकलती है और ये स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है वो प्राकृतिक गैस है, ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन आप लोग सी बताएं बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और यही आपको सेंटअप एग्जाम में जो है 20 नवंबर को, ठीक है, 20 नवंबर को आएंगे 2025 में जो होने वाले हैं। यानी आज कितना हो गया, आज 17 हो चुका है, यानी 18 19 तीन दिन के बाद आपका एग्जाम है और यही आपको देखने को मिलेगा। चलिए, मैथ का भी कल वीडियो मिल जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मक के लिए उत्तरदायी है? विद्यार्थी यहाँ पे नहीं समझ पाते कि ये वैश्विक ऊष्मक क्या होता है। ऊष्मक मतलब होता है गर्मी, ठीक है। ऊष्मक मतलब क्या होता है? गर्मी। वैश्विक यानी जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है वो ऑप्शन ए है, यानी CO2 गैस की वजह से ही पृथ्वी क्या हो रही है? गर्म हो रही है, जिसको वैश्विक ऊष्मक या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए आप लोग बताएं बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। देखिए, वैश्विक ऊष्मक हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, जिसको अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या है? अभी जस्ट बता के जा चुके हैं, CO2 को ग्लोबल वार्मिंग या गैस्मिक ऊष्मक भी कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आएंगे आपको सेंटअप एग्जाम में। यदि किसी लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में या रख दिया जाए तो क्या बनता है? ध्यान से समझिएगा। यदि किसी लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? सामान्य चुंबक, विद्युत चुंबक, कोई चुंबक नहीं इनमें, है ना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे कि जब किसी लोहे के टुकड़े को या लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाता है तो यह विद्युत चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? विद्युत चुंबक बन जाता है। सामान्य चुंबक बनाने के लिए इस्पात की जरूरत होती है। किसकी? इस्पात की जरूरत होती है। इस्पात से सामान्य चुंबक बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज काम करता है किस पे? धारा के उसमें प्रभाव पे, धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, धारा के रासायनिक प्रभाव पे या किसी पर भी। ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, हम आप लोगों को समझाते हैं। विद्युत फ्यूज आप फ्यूज बोर्ड में लगाए जाते हैं जो गर्म तार में, तो कभी कभी आवश्यकता से अधिक करंट आने की वजह से फ्यूज तार गल जाता है और संपर्क टूट जाते हैं, जिससे तार में लगे हुए फ्रिज, कूलर, टीवी, AC सभी के सभी जलने से बच जाता है। यानी आवश्यकता अधिक धारा आने की वजह से फ्यूज टूटता है, तो ये क्या होता है? ऊष्मीय। ऊष्मा मतलब क्या बताएं? गर्मी। तो अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होगा तो ऊष्मा पा करके फ्यूज गर्म होकर के टूट जाता है। यानी किस पे काम करता है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और यही क्वेश्चन आपको सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैथ का भी हम क्लियर करवा देंगे, साथ ही सोशल साइंस का पूरा फोटोकॉपी। ध्यान देंगे क्या दिया हुआ कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। देखिए, फ्लेमिंग के वामे हस्त, तो वाम हस्त में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ध्यान समझेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं आप लोग को बताने का।
दिया गया है ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी, इसे क्या कहा जाता है? मध्यमा कहा जाता है। मध्यमा, इसे क्या कहा जाता है? तो तर्जनी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अंगूठा कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग आप लोग समझिएगा। तो पूछा है कि बाएं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तर्जनी किसको संकेत करती है? तो याद रखेंगे, तर्जनी जो संकेत करती है ये चुंबकीय क्षेत्र को करती है। किसके? चुंबकीय क्षेत्र को करती है, चुंबकीय क्षेत्र को संकेत करती है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चालक पर आरोपित बल की जो है वो अंगूठा करता है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? क्या वाट है, वाट घंटा है, या यूनिट है? इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूजन नहीं होना, रट्टा नहीं मारना, ध्यान से समझना है। तो विद्युत ऊर्जा यानी सबके घर में मीटर लगे होंगे, तो जब भी मीटर वाले जो बिजली बिल जो भी आता है वो किस में आता है? यूनिट में आता है। यूनिट में जो आता है किलोवाट घंटा होते हैं, किलोवाट घंटा को ही यूनिट में बोला जाता है। और यह एक प्रकार की क्या है? व्यापारिक मात्रक है, यूनिट। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? चलिए फटाफट से बताइए। तो विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, अमीटर में, गैल्वेनोमीटर में। देखिए इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका विद्युत मोटर में प्रयोग किया जाता है। किसका? विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर बोलते हैं, कभी कभी ए मीटर भी बोला जाता है। ठीक है, एमीटर याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? क्या श्रेणी क्रम, समांतर, पार्श्व यानी समांतर, या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंटअप एग्जाम में, इसलिए रट्टा मार लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी क्या होती है? देखिए नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने, सपोज डेट यहाँ पे अवतल दर्पण लिए हैं, तो दर्पण के सामने अगर कोई भी वस्तु रख दिया जाता है तो दर्पण के सामने जो भी अगर वस्तु हो या प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? धनात्मक या ऋणात्मक? तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि वस्तु के दर्पण के सामने जो भी वस्तु होती है वस्तु दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। चाहे वह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उससे मतलब नहीं होता है। दर्पण के सामने वस्तु हो वो ऋणात्मक ही होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने बनता है तो वो ऋणात्मक में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और देखेंगे क्या दिया हुआ। प्रकाश के परावर्तन के कितनी नियम है? फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। प्रकाश के परावर्तन के कितनी नियम है? क्या 2 हैं, 3 हैं, 7 है, 4 है? कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के? तो बिल्कुल सभी को पता होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या? 2 नियम। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखिए निर्वात यानी जहाँ पे हवा नहीं हो, जहाँ पे हवा नहीं हो उस जगह को क्या कहा जाता है? निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और कितना होती है ये बताना है। याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो देखिए कैसे बनेगा ये, और ये कौन सा आंसर होगा। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे ये जो है सबको आपको सेम ही देख रहे होंगे, लेकिन इसकी राइट आंसर की बात करें हम तो ऑप्शन सी होगा। कैसे? यहाँ पे अगर समझने का प्रयास कीजिएगा, हम आप लोगों को बताते हैं, ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा, अगर बकाइएगा नहीं। 10 के पावर क्या है? 8 है, यानी कितने जीरो? तो हमारे पास कहेंगे कि आप सर इसको जीरो
जो करने होंगे वो 8 जीरो करने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मीटर प्रति सेकेंड है, किलोमीटर लाने के लिए क्या करना होगा, तो 1000 से क्या करना होगा, भाग देना होगा सेकेंड का सेकेंड। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 1 2 और 1 3। 3 कितने जीरो पीछे रह जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हो गया किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर आप गुना करते हैं तो देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो ऑप्शन का है तो ऑप्शन सी है। ध्यान से समझिएगा, और ये क्योंकि एक जैसे ही ऑप्शन है तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना आप लोग को। हम इसी पे इसलिए ज़्यादा चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, और अभी हम जस्ट आप लोग को बता के गए थे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। निर्वात में, हवा में, पानी में और इनमें से कोई नहीं। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, याद रखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होते हैं, और हवा में लगभग 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश जो है किस प्रकार की तरंग है, क्या अनुदैर्ध्य तरंग है, यांत्रिक तरंग है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, या ध्वनि तरंग है। यहाँ पे हम चर्चा भी करेंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विद्युत का सहारा लेना पड़ता है। यह एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें हम क्या करें, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास 15 नंबर सवाल है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है। किसी कार के अग्रदीप में, अग्रदीप यानी आगे जो देखने के लिए जो दर्पण लगे होते हैं, उसमें किस प्रकार की पूछा गया है कि किस प्रकार के दर्पण लगे होते हैं। याद रखेंगे, इसकी राइट आंसर की हम बात करें तो क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, तो कार के अग्रदीप में यहाँ पे जो शीशा लगे रहते हैं, ठीक है, वो रहता है अवतल। क्या रहते हैं, अवतल दर्पण लगा रहता है। याद रखेंगे, अग्रदीप में कौन सा, तो अवतल दर्पण। अच्छा, यहाँ पे अगर साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर में क्या रहता है, उत्तल रहता है। तो आप लोग कन्फ्यूजन आज के बाद नहीं होना है, और ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी काम आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, और मैथ का भी धमाल मचाने वाला है। कल आपको मैथ का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है, ये कैसा होता है, क्या उल्टा होता है, सीधा होता है, उल्टा सीधा दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो यहाँ आपको समझना होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा, सीधा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक जो होता है वो उल्टा प्रतिबिंब होते हैं। याद रखेंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे। 17 नंबर सवाल है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रा क्या होता है। और यहाँ पे विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि आप रट्टा मारेंगे तो आपको हमेशा जीवन में दिक्कत होगा, लेकिन आप चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा सा समय देंगे तो आपको पूरी तरीक़े से कंप्लीट हो जाएगा। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन को एम कहा जाता ही होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। देखेंगे, अगर बात करें तो यहाँ पे भी को मतलब प्रतिबिंब दूरी हो गया, यू को वस्तु दूरी हो गया, तो यहाँ पे दोनों मीटर में है, ठीक है, या सेंटीमीटर में आएंगे, चाहे वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी हो, दोनों को दोनों मीटर में या तो दोनों सेंटीमीटर में। अब ये दोनों को दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ मान आएगा, क्या आएगा, संख्या आएंगे, जैसे 7/20 आ गया, कोई भी संख्या आएंगे। और किसी भी संख्या का जो ऐसा मात्रक होता है वो शून्य होता है, तो क्या होंगे, मात्रक विहीन हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज के बाद आप समझ गए होंगे कि लेंस आवर्धन का ऐसा मात्रक का होता है, मात्रक विहीन होता है। आगे चलते हैं। 18 नंबर सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अभी तक नहीं जुड़े आप लोग तो जुड़ जाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। जल्दी आप लोगों के बीच में लाइव क्लास चैप्टर बाय चैप्टर शुरू होने वाले हैं, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, और पूरा 2 मंथ के अंदर जो है पूरा साइंस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। बस आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। पानी का, हीरा का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा सबसे अधिक। याद रखेंगे, पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है, जिसका मान निकालेंगे 1.33 को आते रहता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है ना, 2.42 ये होता है हीरा का अपवर्तनांक।
अगर बात करें कांच का, तो कांच का याद रखेंगे 1.4 होता है। कितना? 1.4 होते हैं, सॉरी 1.5 लिखेंगे, 1.5 हो जाता है। हवा की बात करें तो 1 होता है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। और हीरा का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण हीरा चमकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, किस लेंस को अभिसारी, एक होता है अभी, ध्यान समझिएगा, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभिसारी एक होता है अपसारी। तो यहाँ पे अभिसारी कौन से लेंस को कहा जाता है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर, ठीक है, उत्तल। उत्तल को अभिसारी कहा जाता है और अपसारी जो है वो अवतल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखेंगे, ये 2 और 2 4 लेटर, 4 अक्षर से बना हुआ इसलिए अवतल का, और ये 5 लेटर से बना हुआ इसलिए अवतल का। यानी छोटा को छोटा और बड़ा को बड़ा, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को लेते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट में हम क्लियर कर देंगे। हमारे चैनल को जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। इसको थोड़ी देर बाद वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहला जाए और आप चुके नहीं, और आप सेंटअप एग्जाम में धमाल मचा के आएँ, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में भी आप धमाल मचा के आएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में बाकी डाल देंगे और आज ही डालेंगे। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? क्या है सवाल कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो देखिए ध्यान समझने का, 20 सेमी उत्तल लेंस, 3 सेमी का समतल लेंस, 5 सेमी का उत्तल लेंस या 5 सेमी का अवतल लेंस। बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ऐसे सवालों में, लेकिन घबराइएगा नहीं। इसकी राइट आंसर की बात करें हम यहाँ पे, तो देखेंगे सबसे पहले क्या है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कंप्लीट है। चलिए तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है आप 21 से देख लीजिएगा, और लगभग 10 मिनट के बाद दूसरा वीडियो आ जाएगा। तो जरूर हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।